चाहे हम एक फैन के मूविंग ब्लेड्स की बात करें, या फिर बात करें एक मूविंग कार की, या फिर मी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन सारे सिचुएशंस में हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड दैट्स मोशन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9th साइंस मोशन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तैयार हो सभी लोग? ऑफ कोर्स तैयार ही होगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ टाइम, तो हम कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब मोशन के बारे में एक खास बात और एक बहुत बेसिक बात ये होती है कि हर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो हमेशा डिफाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप पूछोगे कि मैम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। लेट अस सपोज कि मैं मजे में एक बस के अंदर बैठी हूँ और कहीं तो घूमने जा रही हूँ। अब बस जो है ये मूविंग है, यानी कि बस मोशन में है, लेकिन जब मैं अपने आसपास के बाकी पैसेंजर्स को देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि वो सारे रेस्ट पर हैं, उनमें से कोई भी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं खिड़की के बाहर देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वो मुझे पीछे की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। आप भी कभी ट्राई करना, आपको भी ऐसा ही दिखेगा, राइट। लेकिन वही मान लो कि मैं अगर बस स्टॉप पे खड़ी हूं, ठीक है, और अब उसी बस को मैं आते हुए देख रही हूं, तो मुझे कैसा दिखेगा? मुझे दिखेगा कि यार बस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे मोशन में हैं क्योंकि वो सारे मूव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे जो हैं अब मुझे रेस्ट पर दिख रहे हैं। तो देखो, पेड़ पौधे तो वही हैं, बस के अंदर चलने वाले पैसेंजर्स भी वही हैं, लेकिन चेंज क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जैक्टली। पहले सिचुएशन में मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? बस के अंदर बैठी थी मैं, एक मूविंग बस के अंदर बैठी थी, इसीलिए मुझे दिख रहा था कि लोग रेस्ट पर हैं, लेकिन बाहर के ट्रीज जो हैं वो मोशन में हैं। जैसे ही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ? मैं बाहर आ गई, बस स्टॉप पे आके खड़ी हो गई, तो अब मुझे बस के अंदर के पैसेंजर्स मोशन में दिखने लगे और ट्रीज जो है वो रेस्ट पे दिखने लगे। बोलने का मतलब है मोशन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, की मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को किस फ्रेम से देख रहे हो उस पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पे है। अगर तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है बिल्कुल जूम स्ट्रेट लाइन पे, तो हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर बोले तो स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे कि ये कार। लेकिन वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे कि ये, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब भाई सीधी साफ बात है, अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है तो पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। तो भाई जब तुम्हें यही नहीं पता कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, तो तुम बताओगे कैसे कि उसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट दिस लिटिल बॉय जिसका नाम है बॉनी। बॉनी के पास एक है क्यूट सा साइकिल और बॉनी ने नया नया साइकिल चलाना सीखा है, तो वो इधर उधर साइकिल से घूमता रहता है। अब लेट्स से कि बॉनी फिलहाल पॉइंट ए पर है। अब पॉइंट ए क्या हो गया? इसका पोजीशन। पोजीशन बोले तो वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये बताता है पोजीशन, ठीक है। अब मैंने बोला कि थोड़ी देर के बाद, लेट्स से 10 मिनट के बाद, बॉनी जो है वो ए पे नहीं था, वो कहाँ चला गया था? वो बी पे चला गया था। इसका क्या मतलब हुआ कि उस टाइम के दौरान, उस 10 मिनट के अंदर बॉनी की पोजीशन चेंज हो चुकी थी फ्रॉम ए टू बी, यानी कि देयर इज अ चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, विच मीन्स बॉनी वॉज इन मोशन, राइट। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि कभी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या फिर जिसे हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से ना जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो ये 9th में सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जब आप अपनी 11th 12th में जाओगे तो इसी को आप बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे इन मैकेनिक्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ लो।
ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि पाथ लेंथ क्या होता है। नाम पे फोकस करो, पाथ लेंथ मतलब पाथ क्या होता है, रास्ता, लेंथ मतलब उसकी लेंथ, यानी कि जो रास्ता कवर किया जा रहा है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसका पूरा डिस्टेंस जितना है उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, बॉनी अपने घर से निकलता है, जाता है अपने फ्रेंड के घर और वहाँ से जाता है स्कूल, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि उसका पाथ लेंथ कितना होगा तो कितना हो जाएगा, घर से फ्रेंड का घर प्लस फ्रेंड के घर से स्कूल, ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज द पाथ लेंथ। ठीक, क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पोजीशन। मतलब इस केस में बॉनी की जो जर्नी है उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, घर, क्योंकि वो घर से स्टार्ट किया था, और उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल जाना था, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो बीच में इधर उधर कहाँ गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भाई घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे इस केस में अगर हम देखें तो बॉनी अपने घर से निकला, पहले दोस्त के घर गया, फिर यूं स्कूल आया, है ना। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन घर एंड स्कूल, जो कि ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। अब बॉनी घूम के गया था, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसे जाना था फ्रेंड के घर, अदरवाइज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द स्कूल इज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? जैसे ही हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की बातें करने लगते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है टू इंट्रोड्यूस स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है। मतलब मैग्नीट्यूड बोले तो जैसे मान लो अगर बात करें हम पाथ लेंथ की, पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। पाथ लेंथ मतलब टोटल जितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं दैट इज पाथ लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था, बॉनी अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गया, वहाँ से स्कूल गया। लेट अस से कि बॉनी के या फ्रेंड का घर उसके घर से 2 किलोमीटर पे है और उसका जो स्कूल है वो उसके फ्रेंड के घर से 4 किलोमीटर पे है। तो यानी कि बॉनी का इस पूरे जर्नी में टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, 2 + 4 दैट इज 6 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पाथ लेंथ कितना है इस केस में, तो आप बोलोगे 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बोल दिया काफी है, तो 6 किलोमीटर इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड, द वैल्यू, राइट। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए, जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही होता है, साथ ही साथ हमें उनका डायरेक्शन भी चाहिए होता है। यस, इसका मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बॉनी के घर से बॉनी के स्कूल तक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लेट अस से कि स्कूल से घर का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज से 9 किलोमीटर्स, ठीक है। अब 9 किलोमीटर्स अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है और अगर आप सिर्फ बोल रहे हो 9 किलोमीटर्स, दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है। 9 किलोमीटर किस तरफ, 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट या 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट या 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, किस डायरेक्शन में, वो भी बताना जरूरी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं है, स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड काफ़ी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है पाथ लेंथ, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली आगे चल के हम कुछ और क्वांटिटीज पढ़ेंगे जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी हम इसी लेसन के अंदर पढ़ेंगे विच इज एक्सेलरेशन। अभी से बता देती हूँ कि एक्सेलरेशन अगेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो चलो बच्चों, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत से सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं जहां पर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर आ जाए, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही बॉनी का
का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि बॉनी ने सोचा कि नहीं यार मुझे फ्रेंड के घर जाना ही नहीं है, तो बॉनी अगर डायरेक्टली अपने घर से निकल के स्कूल जाता है तो उस केस में उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, जितना उसका स्कूल से घर का डिस्टेंस है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जितना उसका स्कूल से घर तक का डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों ही इस केस में बराबर हैं, राइट। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पर पाथ लेंथ की वैल्यू नॉन जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेट अस से एक दिन बॉनी अपने घर से निकला स्कूल जाने के लिए, वो डायरेक्टली स्कूल गया। जैसे ही स्कूल के गेट पे पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड या जो भी गेट पर थे उन्होंने बोला कि भाई आज किसी कारण से स्कूल बंद है। तो क्या हुआ, बॉनी वहीं से यू टर्न मार के वापस घर आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मैं बात करूं पाथ लेंथ की, पाथ लेंथ कितना हुआ, जाते समय 9 किलोमीटर्स, आते समय 9 किलोमीटर्स, दैट मीन्स 9 + 9 18 किलोमीटर इज द पाथ लेंथ। अब इस सिचुएशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इनिशियल पोजीशन क्या है, घर, फाइनल पोजीशन क्या है, स्कूल, ना 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 ना, फाइनल पोजीशन भी तो घर ही है, क्योंकि वो स्कूल जाके वहां से घूम के वापस घर ही तो आया। तो यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन भी घर है और फाइनल पोजीशन भी घर है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि दोनों वही जगह है, करेक्ट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, लेकिन पाथ लेंथ होगा 18 किलोमीटर्स। तो चलो बच्चों अब इंट्रोड्यूस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड होता है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। जब हम स्पीड की बात करते हैं, आमतौर पर भी हम स्पीड बहुत यूज करते हैं, राइट भाई, कार बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है, इसका मतलब कम टाइम में ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तभी तो हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, राइट। स्पीड ज्यादा है मतलब यार मेरी कार की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। तो बच्चों स्पीड वही होता है। तो स्पीड क्या होता है, रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ, यानी कि टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज स्पीड, ठीक है। मतलब कितना पाथ लेंथ तुमने कवर किया कितने टाइम में, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, मैथमेटिकली अगर देखो तो स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, पाथ लेंथ पे, और पाथ लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से चेंज हो रहा है विथ टाइम। तो यानी कि मैथमेटिकली वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, करेक्ट। तो इसीलिए वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो भाई लेते हैं कुछ एग्जांपल स्पीड एंड वेलोसिटी का। लेट्स से संडे का दिन था, बॉनी का स्कूल ऑफ था, तो बॉनी ने सोचा कि यार आज ना कहीं दूर चलते हैं घूमने। तो बॉनी ने प्लान बनाया एक मॉल जाने का, जो कि उसके घर से 20 किलोमीटर दूर था, काफी दूर था, पास तो नहीं था। तो लेट्स से बॉनी अपना साइकिल उठाया, आराम आराम से जाने लगा, और उसने ये 20 किलोमीटर का जो रास्ता था ये कवर किया इन 1 आवर, उसे 1 घंटे लग गए, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि उसकी स्पीड कितनी थी, तो आप क्या बताओगे, 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 20 किलोमीटर ही है, क्योंकि घर से मॉल तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ऑब्वियसली जब वो डायरेक्टली मॉल तक जा रहा था तो शॉर्टेस्ट पाथ से ही गया था। तो वेलोसिटी भी हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। पूरी तरह से करेक्ट है, नॉट रियली। वेलोसिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जब हम वेलोसिटी बताएंगे तो हम बताएंगे 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, एज्यूमिंग कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा था मॉल के पास, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी इस सिचुएशन में। अब लेट अस से कि भाई बॉनी ने संडे को प्लान तो बनाया, लेकिन जैसे ही वो मॉल तक पहुंचा पता चला कि मॉल बंद है, तो वो वापस आ गया, बिल्कुल वो स्कूल वाली कहानी। तो इस केस में उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, राइट। सो 2 आवर्स। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2 विच इज अगेन 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा उसका स्पीड। लेकिन इस केस में जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है, क्योंकि जहां से वो शुरू किया था वो लौट के वहीं वापस आया था। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज 0, देयरफॉर वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब जब कभी भी आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हो ना जो
ऐसे ऐसे मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, इस तरह की मूवमेंट जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भले ही ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि स्पीड के केस में तो हम टोटल पाथ लेंथ कंसिडर करते हैं, ये लेंथ भी कंसिडर करेंगे, ये भी, ये भी, ये भी, तो उसकी स्पीड भले ही बहुत ज़्यादा हो सकती है बट उसकी वेलोसिटी हमेशा कम होगी। क्यों? वेलोसिटी के केस में जैसे ही आप जहाँ से गए वहाँ वापस आ गए, वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वेलोसिटी के केस में लेट्स से कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे 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 मूव किया और फाइनली यहाँ आके अटका, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बस इतना सा, राइट? तो इसीलिए बैक एंड फोर्थ मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड्स भले ज़्यादा होती है लेकिन उनकी वेलोसिटी हमेशा कम होती है। तो बच्चों चलो, अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने थियोरिटिकली कॉन्सेप्चुअली पढ़ा बॉनी के एग्जाम्पल के साथ, अब उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे ग्राफिकली, बिकॉज इस लेसन के ग्राफ्स हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग ले लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस के अलोंग ले लेंगे हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा वही कॉन्टिन्यूड रहेगा जो बॉनी का एग्जाम्पल था। वीकेंड पे जब बॉनी जाती है कहाँ? मॉल, घर से गई मॉल। मॉल कितनी दूर था? 20 किलोमीटर्स था। उसने कित तेजी से कवर किया 20 किलोमीटर्स को? 1 घंटे में कवर किया था 20 किलोमीटर्स, राइट? तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम, जहां पर 1 2 3 4 विच बेसिकली डिनोट्स 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स एंड सो ऑन। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं कैसे करूंगी? वेरी सिंपल, पहले 1 घंटे में मतलब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने कवर किया कितना? 20 किलोमीटर्स, यानी कि ये। तो अब देखो, ये और ये दोनों पॉइंट कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं? यहां पर। ठीक है, अब अगर बात करें अगले 1 घंटे की, राइट, क्योंकि हमने क्या देखा था कि भाई मॉल अगर बंद था तो वो वापस आ रही थी, तो इसका मतलब है कि अगले 1 घंटे में मतलब 1 to 2 आवर्स पे उसने फिर से कितना कवर किया था? अनदर 20 किलोमीटर्स, यानी कि यहां से 20 किलोमीटर्स और। तो अगर इस पॉइंट को हम यूं जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, है ना? तो अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, राइट? अब ये तो मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, बट अदरवाइज अगर आप ढंग से बनाओगे लाइक यूजिंग स्केल एंड ऑल, तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन मिला, ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या बता रहा है? ग्राफ भी बहुत सारी बातें बताती रहेंगी हमें। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमें बता रहा है कि ये जो बॉडी है, यानी कि जो बॉनी है हमारे एग्जाम्पल में, शी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल पे, देखो पहले 1 घंटे पे उसने कवर किया 20 किलोमीटर्स, अगले 1 घंटे में उसने फिर से कवर किया कितना? 20 किलोमीटर्स, राइट? तो यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर वो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट? तो ये तो हमने ये देख लिया कि भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ये बताती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला, इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है? वो भी कुछ बताता है, बिल्कुल बताता है। स्लोप मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे बेंड है? लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लाइन का स्लोप कितना है? ये स्लोप हमें बताता है स्पीड। कैसे? यही सवाल आएगा दिमाग में। वेरी सिंपल, देखो इस लाइन के स्लोप को हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें स्लोप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? लेट अस अज्यूम ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अज्यूम क्या करना है? यही है हमारा स्ट्रेट लाइन, है ना? तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब वो कितना स्लैंटेड है, वो कितना इंक्लाइंड है, करेक्ट? तो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, घबराओ नहीं, बट अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ी मैथमेटिक्स तो पढ़नी बनती है ना? तो अगर इस लाइन के स्लोप की हम बात करें तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? टैन थीटा, राइट? स्लोप निकालने का तरीका होता है कि भाई टैन थीटा की वैल्यू निकालो। अब ट्रिग्नोमेट्री, इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग सब पढ़ ही रहे हो या पढ़ चुके हो, है ना? टैन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखो ये पूरा परपेंडिकुलर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 40 किलोमीटर्स, और जो बेस है यानी कि ये जो पूरा लेंथ है ये कितना है? ये है 2 आवर।
ठीक है, यानी कि इस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। और ये tan थीटा किसकी वैल्यू है, ये स्लोप की वैल्यू है। ये मुझे बताया क्या, किलोमीटर पर आवर, कितना किलोमीटर कवर किया कितने टाइम पे, राइट, विच इज स्पीड। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ कि भाई कभी भी जब हम ग्राफिकली एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं तो वहां पे जब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें देता है स्पीड। अब इन अ वेरी सिमिलर वे अगर हम बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है, यानी कि इसमें मेरा एक्स एक्सिस तो अभी भी एज इट इज है जिसमें हमने टाइम डिनोट कर रखा है, लेकिन वाई एक्सिस में अब हमने डिनोट कर रखा है पोजीशन। पोजीशन और डिस्टेंस का फर्क अब तक तो सबको समझ में आ गया है, राइट। डिस्टेंस मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक जर्नी चल रही है तब तक में टोटल कितना पाथ लेंथ है, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन पोजीशन मतलब अभी किस पोजीशन में है, बाद में किस पोजीशन में है, तो हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई टाइम जैसे जैसे यूं चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन जो है वो ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं फिर से वही बॉनी के मॉल वाला एग्जाम्पल कि बॉनी अपने घर से मॉल गई, मॉल बंद था इसीलिए वहां से वापस आई, ठीक है। तो चलो उसकी जर्नी शुरू करते हैं पहले घर से उसे 1 घंटे लगे 20 किलोमीटर्स कवर करने में, ठीक है, यानी कि शुरू के इस 1 घंटे में उसने कवर किया 20 किलोमीटर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बना, ठीक है। अब जैसे ही वो मॉल पे पहुंची तो पता चला मॉल बंद है, तो सीधा यू टर्न मार के वो घर वापस आ गई, ठीक है। तो यानी कि अगले 1 घंटे में मेरा ग्राफ कैसा होगा, पिछली बार तो मेरा ग्राफ यूं ऊपर ही गया था क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर किया था हम वो कंसिडर कर रहे थे, बट अब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पहले केस में अगर ये मेरा घर है, मेरा घर नहीं बॉनी का घर, और अगर ये मॉल है, ठीक है, तो इस केस में जो है पहले 1 घंटे में मेरी पोजीशन यहाँ 0 से हो गई 20 किलोमीटर। लेकिन अगले 1 घंटे में क्या हुआ, ये 20 किलोमीटर वाला जो पॉइंट था ना, जो कि ये पॉइंट M है, वहां से मैं वापस कहाँ आ गई, 0 किलोमीटर वाले पॉइंट पे, क्योंकि जब जाते समय ये मेरा 0 किलोमीटर वाला पॉइंट था और ये मेरा 20 किलोमीटर वाला पॉइंट था, ठीक है। लेकिन वहां से जब मैं वापस आ गई तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं, पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं 20 किलोमीटर वाले पॉइंट से वापस 0 किलोमीटर वाले पॉइंट पे आ गई, आई कि नहीं। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, 20 किलोमीटर वाले पॉइंट से वापस 0 किलोमीटर वाले पॉइंट पे आ गई। तो यानी कि यहां पर मेरा ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। तो देखो उसी सिचुएशन के लिए मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ है ना अलग, बिल्कुल अलग है। तो ऐसे केस में अगर मैं पूछूं कि भाई वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको ग्राफिकली कैलकुलेट करना पड़ता है कि स्पीड निकालो या वेलोसिटी निकालो, और आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है कैसे बताओगे। अब देखो यहां पर इस लाइन का जो स्लोप था, मान लो कि भाई इसका पॉजिटिव स्लोप था भी, बट ये तो सिर्फ घर से मॉल तक का है। मॉल से घर जब हम वापस आ गए तो नेट क्या हो गया, नेट हमारी कहानी 0 हो गई। भाई जितने स्टेप्स आगे चले थे उतने ही स्टेप्स हम पीछे आ गए, तो हम वापस वहीं आ गए, है ना। तो इसीलिए ग्राफिकली भी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको दिमाग में बिल्कुल छाप डालो, क्योंकि मैकेनिक्स का ये सब कुछ बेसिक है। तो जब 11th में जाके मैकेनिक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और एडवांस्ड लेवल पे, थोड़ी सी और डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। बट लेट मी टेल यू, मोशन वाले लेसन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बारी आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली चल रही है, एक जैसे चल रही है, उसके लिए हम यूनिफॉर्म वर्ड को यूज़ करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन भी कुछ ऐसा ही होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी कि पहले 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर कवर किया, अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर कवर करेगा, उसके अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर कवर करेगा, उसके 1 घंटे बाद फिर से 10 किलोमीटर कवर करेगा। मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन,
ठीक है। दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्वाइट ऑब्वियस कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। ठीक है, जैसे पहले 1 घंटे में कवर किया 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में कवर किया 50 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में कवर किया 2 किलोमीटर। तो मतलब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट कुछ वो कछुए और खरगोश की कहानी जैसी है। जैसे उस कहानी में हम देखते हैं जो कछुआ होता है वो बिल्कुल स्टेडीली चलते रहता है, वो बहुत तेज़ी से भले ही नहीं भागता है, बट वो क्या करता है, वो थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, ऐसा आप कह सकते हो, राइट। वो थ्रू आउट, इसीलिए तो उस कहानी का मॉरल यही होता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्योंकि वो एकदम स्टेडीली चलता है। वो शुरुआत से जिस स्पीड से चल रहा होता है वो लास्ट तक उसी स्पीड में चलता है। लेकिन खरगोश के साथ क्या होता है, शुरू में तो वो बहुत तेज़ी से भागता है, इट इज़ लाइक कि शुरू के 1 घंटे में तो उसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया, उसके बाद जाके वो सो गया, तो अगले 1 घंटे में उसने 0 किलोमीटर कवर किया, राइट। तो इसका मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं बता रही थी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको उस ग्राफ को देख के समझना है कि भाई ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है, राइट। तो ग्राफ को बेसिकली इंटरप्रेट करते कैसे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ ग्राफ्स के पिक्चर्स देखेंगे और उनको इंटरप्रेट करेंगे। इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्राफ्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला ग्राफ, पहले ग्राफ में देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग होता है टाइम, ठीक है। अब जैसे ये सारे कैसे ग्राफ है, ये सारे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं दे आर ऑल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसीलिए वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस ग्राफ को देखो, कैसा दिख रहा है ग्राफ, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना था, ये लेटर से कि ये 20 और 30 के बीच में है, तो आई एम एज्यूमिंग कि लेट्स से दिस इज 25। देखो चाहे टाइम मेरा 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, यार इसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा उतनी ही है। इसका क्या मतलब हुआ, सोचो, इसका मतलब हुआ कि टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जहां पर था, ऑब्जेक्ट अगर 25 किलोमीटर कवर कर चुका था तो टाइम उसके बाद बीतते जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट उसके आगे और डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट। अब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है विथ टाइम, स्पीड होता क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। अब भाई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है तो स्पीड का है, राइट। तो ये था हमारा पहला ग्राफ। अब देखते हैं हम दूसरे ग्राफ को। यहाँ पर सीन कुछ थोड़ा तो अलग है, राइट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, लेट्स से एट t इज इक्वल टू 1, क्या है, देखो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। उसके बाद टाइम जब और आगे बढ़ा एट t इज इक्वल टू 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये वाला, और इस वाले पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, 20। उसके बाद टाइम और बढ़ा, 3 पे आया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई टाइम के साथ साथ डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, पहली बात ये हमने नोटिस किया। दूसरा हम क्या नोटिस कर रहे हैं, देखो पहले 0 to 1 वाले इंटरवल में, 1 घंटे के इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 10 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में, मतलब t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 के बीच में, उस 1 घंटे में फिर से कितना कवर हुआ, 10 किलोमीटर्स, क्योंकि 10 to 20 कवर हुआ। उसके बाद फिर 2 to 3 जब टाइम है तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, फिर से अनदर 10 किलोमीटर्स, फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर, राइट। तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, राइट। और इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस रिप्रेजेंट्स, ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब बारी है थर्ड वाले ग्राफ की। थर्ड ग्राफ कैसा है, अब आप सोचोगे कि मैम ये तो कुछ यूनिफॉर्म स्पीड वाले ग्राफ के जैसा ही दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली, राइट। तो क्या फर्क है, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग का 0 से लेकर के 1 तक का
अगर आप टाइम देखो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी ये ब्लू वाली लाइन है ही नहीं, यानी कि ब्लू वाली लाइन बेसिकली कुछ यूं है, पहले ऐसे है उसके बाद यूं है, ठीक है, विच एक्चुअली मीन्स कि फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस कवर्ड इज 0, कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 1 तक इस दौरान द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, t इज इक्वल टू 1 के बाद क्या हुआ, फॉर इक्वल इंटरवल इट कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस, एग्जैक्टली, यानी कि t इज इक्वल टू 1 के ऑनवर्ड्स ये किस तरह के मोशन में आ गया, ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्लियर है, ग्रेट। चलो अब देखते हैं चौथा वाला ग्राफ। चौथे वाले ग्राफ में देखो बड़ा ही डिजाइनर सा प्लॉट है ना। तो ये प्लॉट हमें क्या बता रहा है, ये प्लॉट ये बता रहा है कि यार इसमें ना ऐसा कुछ हो रहा है कि जब देखो मैं t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 देख रही हूँ, ये वाला टाइम देख रही हूँ, तो इसका जो प्लॉट है ना, इस पर्टिकुलर प्लॉट में देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसने कितना कवर किया, 0 टू 1 के बीच में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब जब मैं 1 और 2 की बात कर रही हूं उस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब जब मैं 2 to 3 की बात कर रही हूं उस दौरान इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। मैं बताना ये चाह रही हूं कि पहले 1 घंटे में इसने इतना कवर किया, अगले 1 घंटे में इतना कवर किया, उसके अगले 1 घंटे में इतना ज्यादा कवर कर लिया, राइट। तो इसका मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये किस तरह का मोशन है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि ग्राफ को देखकर आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। तो बच्चों अब इंट्रोड्यूस करने वाली हूं मैं एक और नया कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एंड दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझो। मैंने बोला 2 तरह के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब हमारा कछुआ हर इक्वल इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में ना एवरेज स्पीड निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, अगर मान लो कि कछुआ यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब पहले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर कवर किया, अगले 1 घंटे में वो फिर से 10 किलोमीटर कवर करेगा। जस्ट अ रैंडम फिगर, कछुए की जो स्पीड होती है उसमें आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू कवर 10 किलोमीटर, राइट। एनीवेज, उसके अगले 1 घंटे में फिर से वो 10 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब ये हर एक जो ये इंटरवल है ना, उसमें उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली इस पूरे जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, वहां पे क्या होता है कि कभी तो 50 किलोमीटर पर आवर है, बहुत तेजी से भाग रहा है खरगोश, और कभी क्या है, सो रहा है तो 0 किलोमीटर पर आवर भी है, कभी थोड़ा बहुत चल ले रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर भी है, राइट। तो इस तरह की जर्नी में अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे ये नहीं जानना कि किस समय पे उसकी स्पीड कितनी थी, मुझे ये जानना है कि ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। मतलब अगर हम ये एज्यूम कर ले कि थ्रू आउट वो स्टेडीली चल रहा होता, हालांकि वो चला नहीं था, बट अगर वो चल रहा होता तो उसकी स्पीड कितनी होती, बात समझ में आई। तो एवरेज स्पीड हमें क्या बताती है कि उस पूरे जर्नी के दौरान अगर हम मान लें कि वो बिल्कुल बराबर तरीके से चला होता तो उसकी स्पीड कितनी होती। अब मैथमेटिकली हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे अगर मैं इस खरगोश की बात करूं, लेट अस से कि भाई वो 5 घंटे तक वो दौड़ा था, चाहे सोया था, जो भी किया था, बट उसका ये जो जर्नी था ना, ये 5 घंटे का था, और 5 घंटे में लेट अस से कि इसने कवर किया था 70 किलोमीटर्स। ठीक है,
लेट अस से दैट। तो जब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, 70 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 5 आवर्स। तो 70 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। भले ही ऐसा हो सकता है कि शुरू के 1 घंटे में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अगले 1 घंटे में बिल्कुल ज़ीरो थी, उसके अगले 1 घंटे में कुछ और थी, वो भले हो सकता है, बट उसकी जो एवरेज स्पीड है दैट विल बी 70/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको मैथमेटिकली देखेंगे एवरेज स्पीड को फॉर बोथ यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलो बच्चों, अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो लेट अस सपोज पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। लेट अस से कि हमारे पास है एक कार। ठीक है, अब ये कार जो है कुछ कहीं तो जाना है, इस गाड़ी को तो नहीं, बेसिकली गाड़ी में जो बैठा है उसे कहीं जाना है, राइट। तो लेट्स से कि ये कार ट्रैवल करता है 5 घंटे तक, टोटल ये 5 घंटे तक चलती है ये कार। और ये कार जो है हर 1 घंटे में, हर 1 आवर में ये कवर करता है 20 किलोमीटर। पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर से 20 किलोमीटर और कवर किया, उसके अगले 1 घंटे में फिर से 20 किलोमीटर और कवर किया। तो इस तरीके से इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल इसने 100 किलोमीटर कवर किया। कहानी समझ में आई। एक कार है जिसने 5 घंटे तक ट्रैवल किया और टोटल 100 किलोमीटर कवर किया, और इस तरह से कवर किया कि हर 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर कवर किया। पहले 1 घंटे में 20, अगले 1 घंटे में 20, उसके अगले 1 घंटे में 20, इस तरीके से वो कार ट्रैवल किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि इक्वल इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं तो अपना सिंपल सा वही फंडा लगाऊंगी कि एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 100 किलोमीटर है, और टोटल टाइम टेकन कितना है, 5 आवर्स है। ठीक है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब ही यही होता है कि मतलब वो जो पूरी जर्नी थी, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कब उसकी स्पीड कम थी, कब ज्यादा थी, कब क्या थी, पूरी जर्नी में अगर हम मान ले कि उसकी स्पीड थ्रू आउट यूनिफॉर्म थी, तो भाई वो वाली स्पीड कितनी थी उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमने क्या देखा, एवरेज स्पीड निकालना बड़ा आसान है। अगर हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप समझ जाओ कि पहले 1 घंटे में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वही होने वाला है उसका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का जब हम प्लॉट भी बनाते हैं तो हमारा प्लॉट कैसा बनता है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें, राइट। क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस आर गेटिंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब चलो देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कहानी। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यहां पे जो गाड़ी होती है ना, उसकी कहानी ही कुछ और होती है। तो लेट अस से कि ये हमारी कार है। अब ये वाली भी जो कार है ना, ये भी 100 किलोमीटर ही कवर कर रही है और ये भी 5 घंटे तक ट्रैवल कर रही है। ये दोनों चीजें इसके लिए भी ट्रू है, लेकिन इसका जो चलने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। इसका तरीका कैसा है कि शुरू के 1 घंटे में इसने कवर किया 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके अगले 1 घंटे में इसने कवर कर लिया 30 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में कवर कर लिया 40 किलोमीटर। मतलब देखो धीरे धीरे जो है ना इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके 1 घंटे, उसके बाद का जो 1 घंटा था इसमें इसने कवर किया 0 किलोमीटर, शायद ड्राइवर सो गया होगा, उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। और उसके बाद जो लास्ट का 1 घंटा था उसमें इसने कवर किया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये वाला पैटर्न देखो, इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, विच मीन्स दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगी,
एवरेज स्पीड का फंडा क्या होता है, मोशन चाहे कैसा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस विच इज 100 किलोमीटर बाय टोटल टाइम विच इज 5 आवर्स, विच मीन्स एवरेज स्पीड विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो, एवरेज स्पीड मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ड्राइवर बीच में सोया भी था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में ड्राइवर ने इतनी तेज गाड़ी चलाई थी कि वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज स्पीड का मतलब है कि अगर हम ये मान ले कि इस 5 घंटे के दौरान जो गाड़ी है वो बिल्कुल बराबर के स्पीड से चल रही थी, तो वो स्पीड क्या होगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है, हमने पहले भी देखा है कि इक्वल इंटरवल में हम अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं। इन बातों को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीज आर योर बेसिक्स, और बेसिक्स अगर मजबूत होंगे तो आगे चल के मैकेनिक्स में, फिजिक्स को पढ़ने में मजा आएगा। जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड की बात की, ठीक उसी तरीके से पिक्चर में आता है एवरेज वेलोसिटी, और आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सिर्फ पाथ लेंथ की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब चूंकि मैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटीज की बातें कर रही हूं, तो वहां पर पिक्चर में कहीं ना कहीं एक और टर्म आ जाता है विच इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताता है कि भाई पूरी जर्नी के दौरान अगर हम मान लें कि खरगोश जो है वो भी एकदम स्टेडीली चला था, तो उसकी स्पीड कितनी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बट अगर मुझे ये जानना है कि भाई खरगोश का जो ये 5 घंटे का जो जर्नी था ना, उसमें मुझे एग्जैक्टली ये जानना है जब 2 घंटे पार हुए थे तो एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि मुझे उसकी वेलोसिटी जाननी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है मुझे बताती है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। एवरेज वेलोसिटी मुझे बताती है उसकी वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि यहां पे हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं एक सवाल। सो प्रॉब्लम नंबर 1 सेज उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, उषा का आज स्विमिंग का मूड है, तो वो एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विमिंग कर रही है। लेट अस से दिस इज द स्विमिंग पूल, और इस स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है, 90 मीटर्स है। ठीक है, she covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. मतलब उषा ने स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, यहां से उषा ने स्विम करना स्टार्ट किया, वो इस एंड तक पहुंची, वापस इधर से स्टार्ट किया और वापस यहां तक पहुंची। ये उषा की कहानी है। ठीक है, हमें यहां निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहां पे देखो उषा ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 90 मीटर्स प्लस 90 मीटर्स दैट इज 180 मीटर्स, जो कि यहां दिया हुआ ही है। सो दिस इज 180 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसे टाइम कितना लगा था, यहां वो भी दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट इज बेसिकली 60 सेकेंड्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां पर इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट भी यही है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0, विच मीन्स कि हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, जिस वजह से हमारी एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगी 0।
तो बच्चों तैयार हो अगले सवाल के लिए। अगला सवाल प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जैसे संडे का दिन है, आपने सोचा कि चलो कहीं ट्रिप पे चलते हैं। जब आप ट्रिप के लिए निकले, जब ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा तो उन्होंने ओडोमीटर में, जो कार के सामने होता है ना, जो स्पीड दिखाता है, उसमें देखा कि कितना डिस्टेंस अभी तक आपका कार कवर कर चुका था, 2000 किलोमीटर। मतलब उस दिन तक आपका कार ऑलरेडी 2000 किलोमीटर कवर कर चुका था। और उसके बाद उसने उस दिन का ट्रिप स्टार्ट किया, ठीक है, एंड द रीडिंग वॉज 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। यानी कि जब ट्रिप शुरू किया तो उस समय रीडिंग था 2000 किलोमीटर, जब ट्रिप खत्म किया तो उस समय रीडिंग था 2400 किलोमीटर। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब उस दिन उस ट्रिप में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, जो आपकी बाद की रीडिंग थी यानी कि 2400 माइनस जो आपकी पहले की रीडिंग थी विच इज़ 2000। दैट मीन्स उस दिन आपने 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है, वेरी लॉजिकल। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अब ये जो ट्रिप था, ये ट्रिप में जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें टाइम लगा 8 आवर्स, यानी कि आपका टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था 8 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज 8 आवर्स, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो किलोमीटर पर आवर में तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मीटर पर सेकंड में निकालना हो, नॉट अ बिग डील, सिर्फ यूनिट ही तो चेंज करना है। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो इसीलिए 50 किलोमीटर हो जाएगा 150 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 आवर है। 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड, यानी कि 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो एंड यू विल गेट 13.9 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो दैट इज हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी। इस डायग्राम में हमें एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और सी, उन तीनों का ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ को देखते हुए हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल कहता है विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। कौन सबसे तेजी से ट्रैवल कर रहा है। तेजी से ट्रैवल कौन करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। ग्राफ में कौन सी चीज हमें स्पीड बताती है, स्लोप। तीनों लाइन में से देखो किसका स्लोप अधिक है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। स्लोप अगर कम है मतलब वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल के पास होगा, ज़्यादा स्लोप मतलब और टेढ़ा और टेढ़ा और टेढ़ा, एकदम ज़्यादा स्लोप हो गया, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम इन तीनों लाइंस को देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बी है इसका स्लोप ज़्यादा है, राइट। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका देखो एंगल ज़्यादा है इंक्लाइन होने का कंपेयर टू बाकी दोनों लाइंस, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बी ट्रैवल्स द फास्टेस्ट। दूसरा सवाल कहता है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी भी ऐसा हो रहा है कि ए, बी और सी तीनों ही रोड के सेम पॉइंट पर हैं। ऐसा तभी होगा जब ए, बी और सी तीनों ही एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, राइट। क्योंकि जब ये एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब तीनों ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी हो नहीं रहा है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी मिल रहे हैं, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ए और सी मिल रहे हैं। बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर ए, बी, सी तीनों मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ऐसा कोई पॉइंट है, नो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तीसरा सवाल हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास हो रहा है मतलब जब बी और ए एग्जैक्टली मीट कर रहे हैं जो कि ये वाला पॉइंट है, उस दौरान सी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो ए और बी जो है वो लोग इस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, उस समय टाइम कितना था, टाइम इतना था, राइट। इस टाइम पर देखो तो सी ने कितना कवर किया था डिस्टेंस, सी ने कवर किया था इतना डिस्टेंस,
करेक्ट। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है दैट इज द डिस्टेंस जो सी ने तब तक कवर किया था, ठीक है। अब चूंकि बच्चों ये ग्राफ की इमेज है तो हो सकता है कि आपके बुक में आंसर दिया हो 7, कहीं पे 7.5, यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, दैट इज बिकॉज वो ग्राफ की प्लॉटिंग जहाँ पर जैसी है। बट मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये तो जैसे सीधे सीधे 8 दिख गया, बट अगर नहीं भी दिखता तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये जो एक डब्बा है ना, वो एक डब्बा कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, राइट। 4 किलोमीटर में कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका मतलब 7 बॉक्सेस जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 किलोमीटर। इसका मतलब 1 बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेगा, 4/7 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 8 पे नहीं भी मिलता, अगर 8 के नीचे भी किसी पॉइंट पे मिलता तो आप क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप गिन लेते कि वो कितने बॉक्सेस पे है वो वाला पॉइंट। जितने बॉक्सेस पे होता उसके साथ आप 4/7 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर देते तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता कि सी ने कितना किलोमीटर कवर किया। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया, ग्रेट। अब देखते हैं चौथा पार्ट, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ओके, जब B C को पास कर रहा है, यानी कि C कहाँ पे है, ये है C और ये है B, तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। तो जब B C को पास कर रहा है तब तक B ने कितना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया होता है, B C को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो यानी कि इस समय तक B इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होता है। अब इतना डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है, देखो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस, राइट। तो यानी कि इसने कवर कर लिया था 9 बॉक्सेस इंटू 4/7, दैट इज 36/7 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जब B ने C को क्रॉस किया तब तक में B ने 36/7 किलोमीटर पार कर लिया था, ठीक है। तो लॉजिक को समझ लो, क्योंकि ये ग्राफ तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो आंसर शायद आपका और मेरा अलग भी आ रहा हो, डजंट मैटर। आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे। तो चलो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी के बाद अब बारी है जानने की एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, पहले हमने बात किया कि यार पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। मतलब कितनी तेजी से पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम, वो बताता है हमें वेलोसिटी। अब कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ टाइम, वो हमें बताता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो जिस तरह से वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिनोमिनेटर में एक और सेकंड आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि लेट अस सपोज कि एक कार मूव कर रही है। इनिशियली जैसे ही वो गाड़ी लेके, मतलब लेट्स से कि बॉनी अपनी फैमिली के साथ आज गाड़ी में निकले हैं घूमने के लिए, तो जैसे ही वो गाड़ी निकली तो उस दौरान जो उसकी वेलोसिटी थी दैट इज लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रोड में ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल खाली रास्ता था, तो क्या हुआ, वेलोसिटी उसकी बढ़ गई और वो हो गया लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर। उसके थोड़ी देर बाद जाके क्या हुआ, और चौड़ा रोड मिल गया, खाली मिल गया, इनफैक्ट वो लेट भी हो रहे थे तो उनकी वेलोसिटी और बढ़ गई। तो बेसिकली क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, दैट द कार इज एक्सेलरेटिंग, यानी कि कार की एक्सेलरेशन बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर भी हम ग्राफिकली बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमें किस ग्राफ से मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एग्जैक्टली। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं वेलोसिटी, एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो यानी कि हम वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वेलोसिटी उसकी इक्वल कवर होती जा रही है, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ अगर हमें मिलता है तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन,
क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताता है, मैंने पहले भी बताया था, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज बेसिकली tan थीटा। तो tan थीटा क्या बताएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी, और बेस क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन, तो इसीलिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो बच्चों कई बार आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पर एक्सेलरेशन होगा जीरो। कौन से सिचुएशन में होता है एक्सेलरेशन जीरो? पहला तो तब जब आपका कार ही रेस्ट पे हो, कार मूव ही नहीं कर रहा है। यार जब मूव ही नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वैसे ही जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही है। दूसरा सिचुएशन तब हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वो कार जो है थ्रू आउट द जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर से ही मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ी है ना घटी है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो अगेन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, कि भाई वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। लेकिन जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। और आप मुझे ये बताओ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो हम उसे किस तरह का मोशन कहते हैं? एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही यही होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है ना वो कछुए की तरह चल रहा है, मतलब वो स्टेडीली चल रहा है, उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है जीरो। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है, इक्वल वेलोसिटीज हैं, राइट। सो इक्वल वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे किस तरह का एक्सेलरेशन है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि इससे क्या, देखो साफ साफ दिख रहा है ना कि टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेट तो ये हो रहा है। कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली, मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल पे इसकी वेलोसिटी बराबर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अगर हम दूसरे सिचुएशन को देखें तो क्या हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर लेट्स से वेलोसिटी इज लेट्स से 35 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बराबर रह जा रही है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, द बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इसकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो चलो बच्चों देखते हैं हम हमारा तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ को देख के हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो। टाइम की अगर बात करें तो भाई टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, देखो जब t इज इक्वल टू 1 था तो मेरी वेलोसिटी कुछ इतनी थी, लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर थी। जब t इज इक्वल टू 2 है तो मेरी वेलोसिटी कुछ 20 किलोमीटर पर आवर है। जब t इज इक्वल टू 3 है तो मेरी वेलोसिटी कुछ 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन तो हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम, लेकिन वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। मतलब गाड़ी अगर पहले बहुत तेज़ी से जा रहा था, बिल्कुल टशन में ड्राइवर चला रहा था 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, उसके बाद जैसे जैसे वो सिटी के अंदर आया तो ट्रैफिक की वजह से उसे अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ी। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। क्यों, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है, ओके। अब चलो देखते हैं चौथा ग्राफ। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में जब t इज इक्वल टू 1 था तो वेलोसिटी लगभग समझ लो 10 किलोमीटर पर आवर है। जब t इज इक्वल टू 2 है तो वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। जब t इज इक्वल टू 3 है तो वेलोसिटी वापस से घट के कुछ लगभग 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, राइट। उसके बाद फिर से बढ़ गया, फिर से घट गया। तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये ग्राफ का पैटर्न क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
ठीक है। तो बच्चों इस डिस्कशन के साथ आई गेस कि अगर आपके सामने कभी भी कोई वीटी ग्राफ रखा रहे, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रखा रहे, तो उस ग्राफ को देख के आप जरूर बता सकोगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने ये सारे पैटर्न के ग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल जो दिमाग में आता है, यार डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट। लेकिन सोच के देखो, जिस तरह से वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से लिंक है, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से भी तो लिंक है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बात समझ रहे हो? मतलब जिस तरीके से लेट्स से दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी बीच में है, वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो मिलना चाहिए? और मिलता ही है। कैसे मिलता है, चलो देखें। तो हम नोटिस करते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जिसे हम वीटी कर्व भी कहते हैं, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है? पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो दिख ही रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर पे बिल्कुल कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ एरिया अंडर द ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ, या एरिया अंडर द कर्व, मतलब यहाँ पे मेरा कर्व कौन सा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन। इस कर्व के अंडर, मतलब इस कर्व को अगर तुम यूं एक्स एक्सिस से मिला दो, ये वाई एक्सिस से तो मिला हुआ ही है, तो ये जो पूरा एरिया है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, और ये एरिया देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व देगा डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल देखो, अब हम देखते हैं ऐसा एग्जांपल जहां पर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो हमारा कर्व कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है। अब इसका एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मैं इसे इधर एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दूंगी, वाई एक्सिस से तो देखो ये ऑलरेडी ही ज्वाइंड है, ठीक है। तो अब ये कर्व के अंडर का जो एरिया है वो ये वाला एरिया हो जाएगा, एंड दिस एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन तरह के सिनेरियोज में आप इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करते हो? वेरी सिंपल, यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पे ये एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करोगे। यहाँ की अगर बात करूँ तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके हम इस एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हमने अभी ढेर सारे ग्राफ्स पढ़ लिए, राइट, और इससे हमारा समरी क्या हुआ, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि अगर हमारे पास हो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, एग्जैक्टली। अगर हमारे पास हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली। अगर हमारे पास हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एरिया अंडर द कर्व हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो चलो बच्चों देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रॉब्लम नंबर 1 कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स, ठीक है। लेट्स से कि ये राहुल है और राहुल बैठा है अपने बाइसाइकिल में। चलो एक बाइसाइकिल बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खतरनाक सा बाईसाइकिल बनाया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम एक बाईसाइकिल तो है। लेट अस से ये बाईसाइकिल का हैंडल है, ठीक है। तो राहुल यहाँ बाईसाइकिल में बैठा हुआ है, ओके, ठीक है। अब राहुल क्या कर रहा है, अब राहुल को इधर जाना है, क्योंकि मैंने उल्टा बाईसाइकिल बना दिया है, कोई बात नहीं। तो अब राहुल क्या है, पहले तो राहुल रेस्ट पर था,
लिखा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, यानी कि इनिशियली राहुल की वेलोसिटी क्या थी, 0, ठीक, ओके। अब राहुल ने बाईसाइकिल चलाना शुरू किया एंड लेट अस से इसने बाईसाइकिल चलाया, थोड़ी देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड कितनी देर के बाद हुई, 30 सेकेंड्स के बाद हुई, यानी कि t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद क्या हुआ, कहानी में आया ट्विस्ट, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक लगा दिया, मतलब उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो गई होगी, such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds। इसका मतलब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद क्या किया उसने, इस पॉइंट के बाद उसने ब्रेक लगा दिया सच दैट कि उसकी जो वेलोसिटी है, इसको मैं v डैश से डिनोट करती हूँ, वो कम होके कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। और कितने टाइम में ऐसा हुआ, इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब राहुल की जो जर्नी है ना, वो यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से लेट अस से पॉइंट ए पोजीशन तक ऐसी थी जब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी, और फिर पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक उसकी जर्नी कुछ ऐसी थी, ठीक है। कहानी समझ में आ गई कि राहुल के साथ हो क्या रहा है, राहुल के बाईसाइकिल के स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। मतलब पहला केस यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ए तक के सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, चलो देखते हैं। तो पहले सिचुएशन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि u 0 है, v उसने कितना अटेन किया, 6 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में अटेन किया, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लगा देंगे, कौन सा वाला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये वाला। तो यानी कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, v है 6, u है 0, t है 30, तो ये क्या हो जाएगा 6/30, सो दैट इज इक्वल टू 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन पहले केस में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। दूसरे सिचुएशन में देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि इस दूसरे सिचुएशन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी अब जर्नी के लिए ए टू बी वाली जर्नी में ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और ये वाली वेलोसिटी यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ये वाली जर्नी इसने कितने टाइम पे तय की थी, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फिर से निकाल सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v यहाँ पे 4 माइनस यू दैट इज 6 डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा -2/5 विच इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन सेकंड केस में। कुछ नोटिस किया, पहले केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 0 से लेके 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ रही थी। दूसरे केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे घट गई है, यानी कि रिटार्डेशन हो रही थी। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम कह रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देखते हुए हमें बताना है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले 4 सेकेंड में। ठीक है, और क्या बताना है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। अब मुझे क्या दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, सोच के बताना। हमें क्या पता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है ना, तो ग्राफ दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस हम बता सकते हैं क्या, सोच के बताना।
एरिया अंडर द ग्राफ, एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लॉजिकली भी देखोगे ना, सो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली स्पीड इनटू टाइम। तो जब भी आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो तो आप बेसिकली स्पीड इनटू टाइम कर रहे होते हो, ठीक है। जिस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से आप क्या निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक उसी तरह यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस। अब कौन सा डिस्टेंस निकालने बोला गया है, इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। अब देखो टाइम 4 सेकेंड्स यहाँ पे है, ठीक है। तो टाइम जब 4 सेकेंड है उस समय कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था इसने, 6। जब टाइम 4 सेकेंड्स है उस समय देखो स्पीड अगर हम देखें तो ये कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये टाइम 4 सेकेंड्स तक के अंदर इस ग्राफ के अंडर जितना एरिया है ये वाला, तो ये वाला एरिया मुझे क्या दे देगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स तक था इसीलिए 4 सेकेंड पे एक लाइन बना दिया है और उसके अंदर का ग्राफ को शेड कर दिया, ठीक है। अब इस एरिया को हम निकालेंगे कैसे, देखो ये हल्का सा कर्व तो है बट यू कैन एज्यूम दिस टू बी लाइक दिस एंड देन दिस बिकम्स अ ट्रायंगल, ठीक है। ये लगभग एक ट्रायंगल की तरह है। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, ठीक है। तो फिर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा ये विच इज 4, हाइट हो जाएगा ये विच इज 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स। मीटर्स क्यों, क्योंकि देखो ना ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड, टाइम है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर ही तो होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 12 मीटर। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो क्या होता है, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, करेक्ट। क्योंकि जैसे मान लो शुरू के 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर। इसका मतलब थ्रू आउट द जर्नी उसकी जो स्पीड है वो कितनी रह जाती है, 10 किलोमीटर पर आवर विच इज़ कांस्टेंट। स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। अब यहाँ पे ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड अगर कांस्टेंट रह जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखो टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट 6 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इफ वी नेम दिस पार्ट एज सी, तो फिर हम लोग कह सकते हैं दैट ए सी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। एंड दैट इज इट। तो देखो इस तरीके से हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लगभग हमें मोशन के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया। इनफैक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हमें कवर करने थे वो भी हमने कवर कर लिए, जैसे कि पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब ज़रूरी ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें पता होती है, कि जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, उसका एक्सेलरेशन कितना था, ये सारे वैल्यूज़ हमें पता होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशंस हों जिनके हेल्प से अगर इनमें से कुछ वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हो तो बाकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकें। नॉट जस्ट बिकॉज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? It is all about things around us. It is all about nature and natural phenomenon, right? तो इसका मतलब जब रियल लाइफ इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सके कि भाई ये गाड़ी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी देर पे जाके अगर आप ब्रेक लगाओगे तो ये गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरह के जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको भी आप सॉल्व कर सको, इसके लिए हमारे पास कुछ रिलेशंस होने चाहिए। और ऐसे ही रिलेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन या फिर काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ऐसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस अभी मैं आपको बताऊंगी। We will not get into the derivation as of now, but इनके applications बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन इक्वेशन ऑफ मोशन के एप्लीकेशन को डील करते हुए मैं कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व कराऊंगी। तो चलो देखते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। V इज इक्वल टू U प्लस AT।
यहाँ पर ये जो कन्वेंशन है ना, इसको तो बिल्कुल दिमाग में छाप लो। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। ओके ओके, अब चलो देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तो आपको पता ही है, v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, a बोले तो एक्सेलरेशन एंड s बोले तो डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये तीन इक्वेशन, अब आप सोच रहे होंगे कि तीन इक्वेशन क्यों यूज करने हैं, एक ही तो काफी था। एक काफी नहीं था, क्योंकि अगर आप पहला इक्वेशन देखो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट को इन क्वांटिटीज के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरा इक्वेशन देखो तो वहां पे v नहीं है बट बाकी क्वांटिटीज हैं। अगर आप तीसरा इक्वेशन तक देखो तो वहां पे t नहीं है लेकिन बाकी क्वांटिटीज हैं। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द सिचुएशन हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हमें पता है और हमें कौन सी चीजें निकालनी है। उसके ऊपर बेस करके हम डिसाइड करते हैं कि हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे या सेकेंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन। फिलहाल तो फटाफट से एक और बार नजर मार लो तीनों इक्वेशन पे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। तो चलो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहला प्रॉब्लम कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड so that so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं। इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अलग अलग यूनिट्स चलेगा नहीं, तो इस किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो इतना मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ट्रेन को जो है क्या किया जा रहा है, इसको रिटार्डेशन दिया जा रहा है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन कम होती जा रही है और फाइनली ये रेस्ट पे आ जा रहा है, यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, कितनी दूर जाएगा ये ट्रेन, यानी कि s हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसको देखते हुए डिसाइड करो कि कौन सा वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां पे तो s है ही नहीं। दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हमें t चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, और उसमें v नहीं है बट यहाँ v है, तो यानी कि सेकेंड इक्वेशन भी चलेगा नहीं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, that seems to be the right one। v square is equal to u square plus 2as। तो अगर हम देखें, हमें v पता है, हमें u पता है, हमें a पता है, तो s हम आराम से निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं कि 2as is equal to v square माइनस u square, यानी कि s is equal to v square माइनस u square डिवाइडेड बाई 2a। v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। एक्सेलरेशन क्या है? माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस 625 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा 625 मीटर्स एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, तो देखो s की वैल्यू, यानी कि ये जो ट्रेन है ये 625 मीटर्स तक ट्रैवल करेगा, उसके बाद ही ये रेस्ट में आएगा। तो चलो देखें प्रॉब्लम नंबर 2। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब लेट अस से एक स्टोन है, इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया।
ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई फेंकते हुए, इनिशियल वेलोसिटी वाज 5 मीटर पर सेकेंड। एक बात हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, कोई भी स्टोन को जैसे मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो ये एक पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, राइट? ऐसे ही होता है ग्रेविटी की वजह से। तो जिस पॉइंट तक ये मैक्सिमम जाएगा उस पॉइंट पर उस इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, तभी वो वहां पे जाके रुक जाता है, फिर वापस आता है, करेक्ट? तो यानी कि ये स्टोन भी जब अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी उस समय के लिए हो जाएगी 0, ठीक है, ओके। अब बोला गया है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये तो ऊपर की तरफ है, लेकिन बोला जा रहा है कि इस जर्नी के दौरान इसका जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि इस सिचुएशन में अगर मैं u को +5 मीटर पर सेकेंड ले रही हूं तो मैं एक्सेलरेशन को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लूंगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसीलिए हम एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन लगाएंगे। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, यानी कि ये स्टोन कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगा, उसी से तो पता चलेगा कितना मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा। और मुझे निकालना हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यानी कि मुझे टाइम भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखो s निकालने के लिए वापस से मेरे पास v पता है, u पता है, a पता है, तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलो फटाफट से यहाँ से हम s निकाल लेंगे विच विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। v स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 2 इंटू -10, तो ये हो जाएगा -25 बाई -20। सो दिस इज इक्वल टू 5/4 मीटर विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर। यानी कि ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ये स्टोन, इतना 1.25 मीटर तक ही ये जाएगा, ठीक है। अब टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लो या सेकंड का। फर्स्ट इक्वेशन इज रिलेटिवली इजी, तो चलो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यहाँ से हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। v तो यहाँ पे 0 है, माइनस u है 5 डिवाइडेड बाई a है 10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। तो यानी कि इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा? 0.5 सेकेंड। तो बच्चों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है ये मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम कहते हैं दैट इज सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे सच दैट उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी मोशन यूनिफॉर्म है। मोशन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप। नॉर्मली हमें क्या पता है कि भाई अगर यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, बट दिस विल बी ट्रू इन केस ऑफ लीनियर मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है। एंड वेलोसिटी इज नॉट ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इज अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा है। अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर है तो भाई सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है तो ऑल टाइम हर इंस्टेंट पे उसका 30 किलोमीटर पर आवर ही है। बट सर्कुलर मोशन में इशू ये है कि हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम। इसका मतलब इसका कुछ तो एक्सेलरेशन है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट, तो इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह का एक्सेलरेशन है? दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
बात समझ में आ गई? दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब हम कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के मैथमेटिक्स वाले पार्ट को हम अभी इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्लास 11th में जब हम लॉज ऑफ मोशन वाला वीडियो पढ़ेंगे, जब हम लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस समय हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को काफी ज्यादा डिटेल में, इनफैक्ट इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, सर्कुलर मोशन पे भी एक सवाल कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। बड़ा सा रेडियस होगा, ऑब्वियसली हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से कि ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस आर जो है वो गिवन है एज 42250 किलोमीटर। ठीक है, इसने टाइम कितना लिया है? 24 आवर्स लिया है। किस लिए? एक चक्कर लगाने के लिए। तो एक चक्कर लगाने में इस सैटेलाइट ने एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? हम डिस्टेंस के बारे में वरीड क्यों हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड निकालने को बोला गया है। ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो इस सैटेलाइट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये हम कैसे निकालेंगे? अगर इसने एक चक्कर लगाया, मतलब एक पूरा सरकमफेरेंस कवर किया, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 2 पाई आर। टाइम टेकन तो दिया हुआ ही है एज 24 आवर्स। ठीक है, सो देयरफॉर स्पीड हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो वैल्यूज डाल देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू है 42250 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू है 24। तो ये हो जाएगा 3.069 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वुड बी द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।